कि नमस्कार दोस्तों, आप करें काम की बात जानकारी के साथ। अभी हम आपको सामने कुछ तेजपुर का खबर को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला खबर, सरकार को पता नहीं कि विदेशों में कितना काला धन जमा है भारतीयों का। दूसरा खबर, बैंक कर्मी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन निजीकरण के विरोध में 2 दिन के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं 16 से 17 दिसंबर 2021 को। तीसरी खबर, नीरव मोदी इंग्लैंड के हाई कोर्ट में प्रत्यार्पण के विरोध में दायर की याचिका। इसमें एक खबर पर फिर से गौर किया जाए कि सरकार को पता नहीं कि भाई कितना भारतीयों का काला धन कितना जमा है विदेश में। यहाँ भारत की राजनीति लगभग आमिर खान के गजनी फिल्म के तरह है, जहाँ पर 2 तरह का याददाश्त होता है। जब वो सत्तारूढ़ में होता है तो उसका याददाश्त कुछ और हो जाता है, और विपक्ष होता है तो उसका याददाश्त कुछ हो जाता है। मगर ये याद दिलाने के लिए बहुत सी चीज अभी भी मौजूद है। जैसे अब सिंगापुर, हांगकांग में जमा हो रहा है भारतीयों का काला धन। विदेशों में धन जमा करने के लिए भारतीयों ने अपना नया जगह खोज लिया है। अब वो एशियाई टैक्स हेवन कंट्री में अपना धन जमा कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, मकाऊ इत्यादि जगहों पर भारतीय अपना 53% काला धन जमा करा रहे हैं। अब एक और खबर है कि 6 महीना पहले का है। महामारी के दौर में स्विस बैंक में भारतीयों का जमा हुआ धन लगभग 212% की वृद्धि हुई है। इस विषय पर हम एक वीडियो आपको इससे पहले वाला एपिसोड में हमने बता चुके हैं। अच्छा, पूंजीपति जैसे विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोगों के द्वारा जो बैंकों का 8 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग जाने के कारण उसका दुष्परिणाम आम भारतीय को बेरोजगारी के रूप में उठाना पड़ रहा है। सरकारी बैंकों के 2000 शाखा मर्ज कर दिए गए, 10 बैंकों के 2000 शाखा मर्ज कर दिए गए या तो बंद करने के दिशा में बढ़ गया है भारत सरकार। यह जानकारी आरटीआई के एक कार्यकर्ता ने रिजर्व बैंक से प्राप्त किया है। इसमें सर्वाधिक 1000 शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। अगर हर शाखा में 10 कर्मचारी ही काम करते हैं तो इस हिसाब से 10,000 कर्मचारियों की लगभग छटनी जैसे ही समझिए। वो इस तरह से, क्योंकि पिछले 30 सालों से आपने देखा होगा कि सार्वजनिक बैंकों की बहाली लगभग न के बराबर हो रही है, बहुत कम बहाली हो रही है। बट अब अब कुछ वीडियो देखिए और कुछ अथी के बाद। और दूसरा जो है बैंकिंग अधिनियम बिल जो है उस पर संशोधन करके जो प्राइवेट हाथों में बेचने का प्रयास किया जा रहा है। हम सारे 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारीगण पूरी तरह से लगातार अपने प्रदर्शन को लेकर सड़क पर, चौराहों पर उतर चुके हैं, लेकिन सरकार जो है अपनी हठ धर्मिता को अपनाए हुए है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो है इस जो हमारी लड़ाई है, हम अपनी वेतन वृद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सुविधा के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आम जनता का पैसा है वो सुरक्षित रहे। जिस तरह से मेहुल चोकसी, विजय माल्या सर के लोग यहाँ से पैसा लेकर भाग गए हैं, ये पैसा जो आम जनता का है, न कि किसी उद्योगपति का है। हम चाहते हैं कि इन पैसों की वापसी हो और उससे हमारा एनपीए कम हो। लेकिन ये लोग विलफुल डिफॉल्टर्स हैं और ये इनमें क्षमता है कि ये पैसे को दे सकते हैं, लेकिन ये लोग सेटलमेंट के तहत जाते हैं और उस पैसे को जो है किसी तरह से कम कराकर उसमें सेटल करके वो उसको सरकार के द्वारा माफी कराना चाहते हैं। बैंकों का अगर निजीकरण अगर होता है तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कम कमाने वाले हैं वो भी एजुकेशन लोन के लिए अवेल कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक में ये चीज नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से पढ़ाई के क्षेत्र में तो ये मतलब क्षति हो ही रही है। और भी चीजें देखी जाए तो डिजिटलाइजेशन में जो भी योगदान रहा है, मतलब जब ये निजीकरण था बैंकों का, उससे क्यों लिया गया? पहले ये कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा कि क्यों इंदिरा गांधी के टाइम पे सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। वो इसीलिए हुआ कि जन जन तक बैंकों को पहुंचाना है, हर एक गरीब आदमी को बैंक तक आना है। पहले क्या था, बैंक केवल क्लास लोगों के लिए था, बड़े लोगों के लिए बैंकिंग होती थी। पूंजीपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन वो बैंक को चलाते थे और बैंक का उपयोग करते थे। आम जनता के पास कहाँ बैंक था? आज मुझे भी बताया, मेरे पिताजी नहीं था, बैंकों में पैसा नहीं रखा जाता था। बैंक में कब पैसा रखा? मैंने भी शुरुआत अपनी जब नौकरी की थी, मैं पहले फौज में था, उस समय बैंकों में पैसे नहीं रखे जाते थे, हमें जेब में पैसे दिए जाते थे और वो पैसे खर्च हो जाते थे। उधार जो हम लेते थे सूद पे लेते थे, सूदखोर हमसे पैसा लेते थे 4 गुना। जब ये बैंकिंग जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब हमें बैंक से सहारा मिला।
हमने वही सूदखोरों को छोड़कर बैंकों से लोन लेना चालू किया। जितने भी आज की डेट में किसान हैं, जितने भी छोटे छोटे मजदूर हैं, आज ठेले वाले तक को भी हम लोन देते हैं। ये क्या सर निजीकरण वाले बैंक देंगे? ये हम पूरी तरह से अपने जितने भी सरकारी बैंक है ये पूंजीपतियों के हाथ में डाल रहे हैं। अब पूंजीपति इसका क्या करेंगे? वो अपने लिए लोन का इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक का पैसा अपने काम के लिए यूज करेंगे, चाहे वो इथिकल हो चाहे अनइथिकल हो। उस पैसे का कोई मापदंड नहीं होगा कि उसे वो किस लिए यूज कर रहे हैं। आज हमारे ऊपर आरबीआई बैठी है। जब हम पैसा खर्च करते हैं, बैंकों का पैसा जब हम लोन देते हैं, अगर वो लोन डूबता है तो हमारी नौकरी तक चली जाती है। लेकिन उनके लिए क्या होगा? वो तो बैंक बनाएंगे और बैंक का यूज अपने फैक्ट्री और इंस्ट्रक्शन बनाएंगे। उससे फायदा किसको हो रहा है? सरकार कर क्या रही है? सरकार का रोल क्या है? सरकार क्या चाहती है इन चीजों से? सरकार यही चाहती है कि हम अपने देश को बेच दें। वही जो पुराने सेंटिमेंट है, ये जो सरकार है ये हमें जानबूझ के ऐसे जो आग में धकेल रही है ताकि हम पब्लिक में एक ऐसी छवि बने कि भाई सरकारी बैंक तो काम करती नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, इसका जस्ट उल्टा है। सरकारी बैंकों में जो काम होता है वो कभी आपको झांक के देखना चाहिए अंदर। पब्लिक बाहर से देखती है, अरे ये काम नहीं हो रहा, इतना भीड़ है। इस सिचुएशन को आज यहाँ लाने का किसका जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जिम्मेदार है। बड़ी बड़ी बातें बोल के आई कि हम कुछ ना खरीदने देंगे ना कुछ बेचेंगे और ना कैपिटल आपको देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जितना लोन राइट ऑफ किया है और जो कैपिटल इन्फ्यूज किया है, अगर आप उसको मैच करके देखेंगे, 1,87,000 करोड़ कैपिटलाइजेशन हुआ और 2,04,000 करोड़ का इन्होंने लोन माफ कर दिया। ये कौन सा व्यवसाय है? अगर आप उसको नहीं माफ करते कॉर्पोरेट हाउसेज को, आप आज विलफुल डिफॉल्टर को क्रिमिनल एक्ट क्यों नहीं बनाते कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उस पर क्रिमिनल केस चले? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि आप 50 बिग कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स का, विलफुल डिफॉल्टर्स का लिस्ट जारी करिए। सरकार ने साफ मना कर दिया, हम नहीं कर सकते हैं अंडर दी ओथ ऑफ सीक्रेसी। अरे भैया यहाँ क्या सीक्रेट है? तो सरकार जानबूझ करके सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बदनाम करेगी। देखिए एक पुरानी कहावत है, व्हेन यू वांट टू किल अ डॉग फर्स्ट यू विल हैव टू प्रोक्लेम इट मैड। आप जब हल्ला करेंगे कुत्ता पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, और उसके बाद आप मारेंगे तो शायद लोगों में रिसेंटमेंट नहीं होगा, वो पेटा आप पर लागू नहीं होगा। तो दैट द सेम थिंग गवर्नमेंट इज डूइंग। इसलिए मैंने कहा आपको कि सारे बैंकों के बैलेंस शीट अवेलेबल हैं, आप उठा के देखिए, सारे बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हैं, सारे बैंकों के पास एडिक्वेट कैपिटल है। हम वही लोन देते हैं जो आप बोलते हो मुद्रा, आप बोलते हो हमने हमें मुद्रा दी, उसकी रिकवरी के हमारे पास क्या पावर है? हम ये सरकार से मांग करते रहे हैं कि जिसको लोन देने का राइट हो उसको कुछ लीगल जुडिशियल पावर हो लोन वसूलने का। आप मेरे से लोन तो दिला दे रहे हो और हम रिकवरी नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को आप हेयर कर दे रहे हो और छोटे छोटे लोगों के पीछे हमको इस तरह से लगा देते हो कि उनके गले पे चढ़ जाए, उनका घर बेच दें, उनका मकान बेच दें, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, पैसा कहां से देगा? तो इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेवार है, बैंकर कतई जिम्मेवार नहीं। हम सरकारी क्षेत्र के बैंक है, बैंक सरकार हमारी मालिक है, सरकार हमको जैसा बोलती है। टूटते भरोसे के संकट से उबरना वक्त की जरूरत। पिछली सदी के 90वें दशक में पियरलेस, आखिरी दशक में कुबेर, जेवीजी, हिलियस, इसके बाद सहारा समूह की कुछ कंपनियां निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डुबोकर चली गई। एनबीएफसी में भ्रष्टाचार नहीं रोक पाने की वजह इनकी बड़ी संख्या में नियामक एजेंसियों के पास मानव संसाधन की कमी होना, यानी कि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी का न होना। जब जेवीजी ग्रुप भाग रहा था वो दौर था जब 4 साल में इस देश में 4 प्रधानमंत्री देखे थे, जैसे पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी। बैंक सेवा में सबसे ज्यादा लोग एटीएम से दुखी है। देश में बैंक सेवा से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने लाखों मामलों में रिजर्व बैंक का दरवाजा खटखटाया है। आरबीआई के लोकपाल को जुलाई 2018 से 19 से लेकर अब तक 10.39 लाख शिकायतें मिली है। इसमें सर्वाधिक 20% एटीएम से जुड़े हैं। आंकड़े के मुताबिक अब तक रिजर्व बैंक को एटीएम, डेबिट कार्ड से जुड़ी 1.90 लाख शिकायतें, जबकि इंटरनेट और मोबाइल बैंक से जुड़ी 1.25 लाख शिकायतें मिली है। पिछले वर्ष बिना मंजूरी सेवाओं के नाम पर पैसा काटना, कटौती के बाद भी ऋण पर ब्याज न घटाना जैसी शिकायतें रही है।
सबसे फिसलती है भारत में बैंक कर्ज वसूली का तंत्र। जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। यह तो सभी जानते हैं कि देश में बैंकिंग व्यवस्था फंसे कर्ज यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। दिसंबर 2017 तक देश के बैंकों में तकरीबन 10.41 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। यह स्थिति इसलिए बनी है कि भारत का कर्ज वसूली तंत्र बेहद लचर है। मतलब कि भारत का एनपीए तंत्र वसूली तंत्र दुनिया के सबसे फिसड्डी है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट में अपने संबोधन में इस आंकड़े को दिया है। इसके मुताबिक भारत में दिवालिया प्रक्रिया के तहत वसूली की जो व्यवस्था है उससे बकाया राशि का 26% ही वसूलने में सक्षम है और इसमें भी 3 से 4 साल का वक्त लग जाता है, जबकि दूसरे देशों में। अभी जो आपने 2 वीडियो देखा है वो बैंक कर्मियों का साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू था। आप देख रहे हैं काम की बात जानकारी के साथ है। जानकारी की बात 1950 से लेकर 2014 तक बिल्कुल डिफॉल्टर वाली बात भारत में हमेशा होती रही है। तब से लेकर अब तक पैसा लेकर भागने वाले व्यक्तियों पर सही कार्रवाई नहीं हुई है और न ही उसे मदद करने वालों पर। काम की बात अब यह है कि भाई भारत में हर 100 बैंक कर्मी पर एक कर्मचारी SFIO यानी कि गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का एक कर्मचारी होना चाहिए, जो यह निश्चित करेगा कि निर्भया मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी जैसे व्यक्ति भारतीयों का पैसा बैंक के लेकर बैंक डुबाकर भाग न जाए। यह कर्मचारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बैंक कर्मी के साथ उसका ग्राहक का व्यवहार एकदम प्यार भरा दोस्ताना पूर्वक हो। बैंक कर्मी के ग्राहक का खाता खोलना, पासबुक प्रिंट करना, एटीएम की उत्तम क्वालिटी की सेवा, बैंक की हर सुविधा एवं सेवा का लाभ हर ग्राहक को आसानी से मिल सके, यह सुनिश्चित करने का जिम्मेवारी भी SFIO कर्मचारी यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर्मचारी के ऊपर में होगा तथा इनके पास क्या कहते हैं ठीक से काम न करने वाले कर्मचारी एवं भगोड़े पर दंड कर देने की शक्ति भी इनको प्राप्त होगा। यानी कि हर 10 कर्मचारी पर 10,000 SIFO कर्मचारी होना चाहिए। SIFO कर्मचारी को हम लोकपाल बैंक कर्मी भी कह सकते हैं। यह वीडियो बनाने में मददगार रहे शान खान सर, ललन टॉप इत्यादि लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं काम की बात जानकारी के साथ। इस कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। अपने विचारों को भी इस पर लिख सकते हैं। यह वीडियो 18 साल से बच्चे के लेकर 38 साल वाले के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इससे उन्हें रोजगार संबंधी बातों की जानकारी मिलेगी। 38 साल से ऊपर वाले लोग के लिए भी ये जानकारी का काम बनेगा कि बैंक कर्मी द्वारा उच्च गुणवत्ता पूर्वक सेवा मिल रही है या नहीं। क्रिसमस एवं गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई।